नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। आबादी के असंतुलन पर कल दिए गए योगी आदित्यनाथ के बयान पर आज मुस्लिम पॉलिटिक्स मैदान में उतर आई है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे जन्म देता है उसकी परवरिश का इंतजाम करके भेजता है। इसी पार्टी के एक विधायक इकबाल मसूद इसे पूरे मामले को मुसलमानों के खिलाफ एक टारगेटेड हमला बता रहे हैं। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि अराजकता की वजह आबादी नहीं बल्कि लोकतंत्र की बर्बादी है। और ओवैसी तो इन सब से दो हाथ आगे निकल गए। उन्होंने सवाल उठा दिया कि क्या मुसलमानों को इस देश का नागरिक ही नहीं माना जाएगा। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या का असंतुलन ये दोनों मिलते जुलते से लगते हैं, लेकिन हैं अलग अलग मुद्दे। योगी आदित्यनाथ ने कल एक खास समुदाय की आबादी बढ़ने की तरफ इशारा किया था। इस पर आज समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने क्या कहा, पहले उनकी बात आपको सुनाते हैं। देखिए, जहाँ तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ ज़ाती तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला जो बच्चा पैदा करता है उसके लिए उसका रिस्क साथ में भेजता है उसका। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मतलब ये कि इस गवर्नमेंट कानून लाना चाहती है तो कानून लाने की बजाय गवर्नमेंट तालीम पर जोर दे और तालीम के सिलसिले में पूरी यानी पब्लिक के लिए, चाहे गरीब आदमी हो, छोटा हो, बड़ा हो, तो बहरहाल उसका माकूल इंतज़ाम करे। तो मैं समझता हूँ कि अगर तालीम उसको मिल जाएगी तो खुद ही ये पॉपुलेशन का मसला खुद हल हो जाएगा। अब बताइए, शफीकुर रहमान ने कहा कि बच्चा पैदा करने के मसले का ताल्लुक ऊपर वाले से है। दार्शनिक बातों से क्या पेट भर जाता है? क्या ऊपर वाले ही रोजी रोटी का इंतजाम कर देगा? क्या वही रोजगार दिला देगा? क्या वही शिक्षा की व्यवस्था भी कर देगा? बहरहाल, जब योगी आदित्यनाथ के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी बोले तो खूब कड़वा बोले। सवाल पूछे, उन्होंने कहा योगी बकवास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ देश के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मूल निवासी क्या भारत का मुसलमान नहीं है? क्या बकवास कर रहे हैं वो? अगर देखा जाए टेक्निकली सच्चाई तो मूल निवासी तो आदिवासी और द्रविडियन लोग हैं। ना ओवैसी मूल निवासी है, ना योगी आदित्यनाथ मूल निवासी हैं। क्या बोल रहे हैं मूल निवासी? अगर आबादी रोकने की बात को मजहब पर खतरा माना जा रहा है तो ये बात कितनी सही है, इस पर आज मुकाबला में हम बड़ी बहस कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या पॉपुलेशन कंट्रोल जैसे गंभीर मुद्दे को भी ऊपर वाले के हवाले करके हवा में उड़ाया जा रहा है। सवाल यह भी, क्या जनसंख्या रोकथाम से कोई मजहब खतरे में आ सकता है, या केवल जनसंख्या नियंत्रण की बात करने भर से मुसलमानों पर कोई वार किया जा रहा है? जनसंख्या रोकना लोकतंत्र की बर्बादी आखिर कैसे हो सकता है, और ये बकवास कैसे? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी तो सीधा सीधा कह रहे हैं ये बकवास है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता अंबर जैदी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए नाहिद लारी खान और राजनीतिक विश्लेषक दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप चारों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से ही पक्ष जान लेती हूं। जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि इस बात का ख्याल रखना होगा कि जनसंख्या अनुपात में बढ़े, और अगर ये अनुपात गलत होता है तो ये बर्बादी का कारण भी होता है, तो ये किस तरीके के अनुपात की बात करना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ? देखिए मीनाक्षी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दो बातें जनसंख्या दिवस के दिवस पर कही। पहली बात कही कि भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए चिंता का सबब है और उसको लेकर के हमको राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना और इसके लिए आवश्यक हो तो कुछ कठोर कानून बनाने की भी आवश्यकता है, एक जनसंख्या नीति की आवश्यकता है, और इस संदर्भ में उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करने का काम किया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी अनुपात जो है ना, इस जनसांख्यिकी अनुपात के भी असमान होने से अलग प्रकार के सामाजिक दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं।
जब ये बात कह रहे हैं तो मैं आपके टेलीविजन चैनल पर ही चली एक खबर का उदाहरण दूंगा कि किस प्रकार से झारखंड के जामताड़ा में कुछ एक स्थान विशेष पर आबादी 75% होने का दावा करते हुए स्कूलों की छुट्टी शुक्रवार को करने के लिए एक आदेश किया गया। वहां इस बात का आग्रह किया गया कि हमारे प्रार्थना की पद्धति को बदला जाए, हमारे पाठ्यक्रम को बदला जाए। यानी आबादी का अनुपात बदलते ही भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक परिस्थितियां उत्पन्न होती है। हम जब देश के इतिहास में देखते हैं तो देश की आजादी में के बाद देश का जो विभाजन हुआ है आजादी के साथ में, वो मजहबी जनसंख्या के आधार पर ही हुआ है। यानी जनसंख्या का असंतुलन अलग प्रकार के सामाजिक खतरे उत्पन्न करता है, देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को लेकर के भी खतरे उत्पन्न करता है। आज देश के 200 जिले ऐसे हैं जिन जिलों में जनसंख्या का असमान असंतुलन है। ऐसे 9 राज्य हैं जिन 9 राज्यों में जनसंख्या का असमान असंतुलन है। विशेष करके उत्तर प्रदेश में 18 जिले ऐसे हैं, बरेली है, रामपुर है, मुरादाबाद है, बिजनौर है, मुजफ्फरनगर है, अलीगढ़ है। असंतुलन के ऊपर जो पक्ष आप रखना चाह रहे हैं, मेरा विचार ये था कि शायद योगी आदित्यनाथ हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनसंख्या पर कई बार अपनी बातें रखी हैं। ये जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है इस देश के लिए, बजाय इसके कि इसका असंतुलन जो बार बार आप कह रहे हैं कुछ उदाहरणों को देते हुए। देखिए मीनाक्षी, दोनों बातें अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक तो जनसंख्या की वृद्धि दर को रोका जाना चाहिए और कहीं ना कहीं इस सरकार के प्रयासों से उसमें नियंत्रण भी हुआ है। अगर आप कुल वृद्धि देखेंगे तो 21.7% जो हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर थी वो घट करके 17.7% हुई है। लेकिन अगर उसको हिंदू और मुसलमान के दृष्टि पे अलग अलग देखा जाए तो आज प्रजनन दर मुसलमानों के भीतर 2.6% है, हिंदू की 2.1% है। ये अंतर क्यों है? हम ये मानते हैं कि जब जनसंख्या की वृद्धि पर एक नियंत्रण हो तो वो सबके लिए समानुपातिक रूप में हो, वो अलग अलग नहीं होना चाहिए। आज हिंदुओं की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 16.7% है और मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर 24.7% है। देश की आजादी के 60 सालों में आज हिंदू 4.2% घट गया है अपनी कुल आबादी के अनुपात में और मुसलमानों में 4.43% की वृद्धि हुई है। मैं मानता हूं यह समाज में अनेक प्रकार के सामाजिक दुष्प्रभाव उत्पन्न करता है, देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरे उत्पन्न करता है। इस बात को हम कहते हैं एक समान नीति होनी चाहिए, बच्चे सबके लिए एक समान हो, छोटा परिवार, सुखी परिवार सबके लिए अनिवार्य रूप से होना चाहिए। किसी को 4 बीबी 24 बच्चे की अनुमति नहीं होनी चाहिए। बच्चे अल्लाह की नेमत है। जब कोई ये इस प्रकार की जाहिलियत भरी बात करता है तो निश्चित तौर पर वो समाज को अंधेरे में ढकेलने के लिए, पीछे ढकेलने का काम करता है। और मैं नाहिद लारी खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाहिद जी देखिए, अखिलेश यादव ये ट्वीट करते हैं, ठीक है सर आपकी बात आ गई। नाहिद जी, अखिलेश यादव ये ट्वीट करते हैं, अराजकता आबादी से नहीं लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से उपजती है। शफीकुर रहमान बर्क साहब ये कहते हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण या ये तो ऊपर वाले की देन है। अब ये ऊपर वाले की देन समझते हुए या ये दार्शनिक विचार रखते हुए जनसंख्या का पेट नहीं पाला जा सकता, इस बात को आप मानती हैं या नहीं? देखिए मीनाक्षी जी, माननीय अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं वो 100% सही कह रहे हैं कि अराजकता आबादी से नहीं फैलती है, लोकतंत्र के मूल्यों की जो बर्बादी हो रही है उससे अराजकता फैलती है। और फिर अगर आप जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो हम सभी इस पक्ष के हैं कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनना चाहिए। और अगर लेकिन बुद्धिमान और अच्छी सरकार होती तो उस विपक्ष सहित सभी स्टेक होल्डर्स को बैठाकर एक कार्य योजना बनाती, ईमानदारी से कार्य योजना बनाती कि किस प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन ये जो अराजकता फैलाने वाली पार्टी है बीजेपी, इनसे आप जनसंख्या नियंत्रण की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये केवल सरकारें चला रहे हैं, देश प्रदेश नहीं चला रहे हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में 5 साल 100 दिन की यूपी सरकार जो बीजेपी की सरकार है, इसने उत्तर प्रदेश में अराजकता और अव्यवस्था फैला रखी है। नहीं नाहिद जी, मैं पॉलिसीज पर नहीं चाह रही, मैं सिर्फ जनसंख्या पर नाहिद जी बात करना चाह रही हूँ। आप इस एक बार फिर से मेरे सवाल को सुने। जब शफीकुर रहमान वर्क साहब कह रहे हैं कि ऊपर वाला अगर भेज रहा है, अल्लाह ताला ही उसकी हिफाजत करेगा, वही उसको रोजी रोटी का साधन भी दे दे, वही उसको खाने का भी साधन दे दे, फिर वही उसको शिक्षा भी दे दे। आप ये समझ रही हैं कि अगर किसी खेत की, हमारे बहुत सीमित संसाधन है, अगर किसी खेत की लिमिट 1000 लोगों के पेट भरने की है, उस पर आप 10,000 50,000 लोगों का बोझ डालेंगे तो क्या ये संभव है?
मीनाक्षी जी, शफीकुर रहमान बर्क साहब की मैंने बात सुनी। उन्होंने तो तालीम की बात की कि जिस एजुकेशन बढ़ाएंगे आप लोगों को, लिटरेसी रेट बढ़ाएंगे तो खुद ब खुद इस मामले का जनसंख्या में नियंत्रण हो सकता है। दूसरी बात, जो अराजकता की बात, ये बात जो योगी आदित्यनाथ जी ने अराजकता की बात कही है, ये अखबारों में भी आया और उन्होंने कार्यक्रम में भी बताया कि धार्मिक जनसंख्या में जो है असंतुलन होने से अराजकता फैलती है। तो अराजकता तो बीजेपी वाले फैलाते हैं। जिस प्रकार से पंचायत चुनाव में बीजेपी के गुंडों ने पिछड़े वर्ग की महिलाओं के साथ जो है चीरहरण किया, ये अराजकता नहीं था तो क्या था? हाथरस में किस प्रकार से बीजेपी के गुंडों ने एक दलित बच्ची के साथ रेप किया, हत्या किया और योगी सरकार उसको बचाती रही। अंततः सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। तो जंगल राज का मतलब महाराजकता हुआ ना। महाराजकता मतलब यूपी सरकार, बीजेपी सरकार के बारे में बोल रहे हैं कि महाराजक सरकार है। और ये जो योगी जी कह रहे हैं कि अराजकता की जो बात योगी जी ने कही है, ये सही कही है। अपने दल के बारे में उन्होंने सही व्याख्या की है। देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड जनसंख्या नियंत्रण पर क्या है? नहीं चलता है। नहीं नाहिद जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? मीनाक्षी जी, मैंने तो आपको शुरू में ही क्लियर कर दिया कि भाई कौन नहीं चाहता कि जनसंख्या नियंत्रण हो। निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी तो कह रही हूँ कि देश प्रदेश जो है डायलॉग्स के बेसिस पे नहीं चलता है कि आप डायलॉग्स मारते रहिए और देश प्रदेश चलता रहे। इसी प्रकार के डायलॉग श्रीलंका में भी सत्ताधारी करते रहे, चलाते रहे। क्या हुआ वहां? अराजकता सत्ताधारियों ने फैलाई। अगर उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर कदम उठाती है तो समाजवादी पार्टी का पूरा सपोर्ट विधानसभा में होगा। देखिए मीनाक्षी जी, मैं अपने दल के अपने नेता की तो बात बोलूंगी नहीं, क्योंकि त्रिपाठी जी यहाँ बैठे और बीजेपी जो है उनके ऊपर तंज कसती, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से हैं, पिछड़े समाज के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी को पिछड़े दलितों और आदिवासियों से नफरत है। मैम, मैंने तो बहुत सीधा सा सवाल पूछा, यदि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, सुनिए ना मैम, इसका जवाब दे रही हूँ मैं पिछड़ा और दलित की बात ही नहीं कर रही हूँ मैम। जनसंख्या नियंत्रण की अगर बात होती है तो उसमें सभी वर्गों को मैं शामिल कर रही हूँ। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई बिल लेकर आती है, कदम उठाती है, क्या समाजवादी पार्टी का पूरा साथ रहेगा, केंद्र को भी और राज्य की सरकार को भी? मीनाक्षी जी, दिक्कत यह है कि आप मुझे बोलने ही नहीं दे रही है, बीच बीच में टोक दे रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि मैं अटल जी की बात ही इनके समक्ष रख देती हूँ। हम लोग की तो, हमारे अन्य दलों के नेताओं की तो बात ये नहीं मानेंगे, लेकिन कम से कम अटल जी की बात को याद रखें। वो कहते थे कि सरकारें चलाना तो आसान काम है, लेकिन देश चलाना बहुत मुश्किल है। इसलिए देश प्रदेश चलाने के लिए बहुत आवश्यक है विपक्ष सहित सारे स्टेक होल्डर्स को हर मुद्दों पर बैठाएं, कार्य योजना बनाए, ईमानदारी से कार्य योजना बनाए, तभी देश प्रदेश चल सकता है। अब आप ये देखिए, ये कहाँ विपक्ष को बैठाते, कहाँ हम विपक्ष से किसी बात पूछते। अभी जो इन्होंने अग्निवीर योजना लेकर आए, इसमें कहाँ विपक्ष को बैठाया, कहाँ स्टेक होल्डर्स को बैठाया? किसानों के खिलाफ जो काले कृषि कानून लेकर आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कुछ शर्तों के साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन पहले विपक्ष को बुलाएं तो बैठाएं तो चर्चा तो करें। अंबर जैदी जी, कुछ आंकड़े मैं पहले दर्शकों के सामने रख देती हूँ, क्योंकि बार बार ये जिक्र किया जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव नजर आता है। तो 1951 से लेकर 2011 तक का आंकड़ा मुस्लिम आबादी का कहता है, जो आंकड़ा 1951 में 9.8% था, वो 71 में 11.21% पर आया, 91 में 12.61% तक आया और 2011 जो आखिरी जनसंख्या कैलकुलेट हुई है उसमें 14.2% पर आया। यानी मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदू आबादी भी बढ़ रही है, लेकिन अगर इसी अनुपात को कंपेयर किया जाए हिंदू आबादी से तो मुस्लिम आबादी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इसके बावजूद अगर असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि ये सारी बातें बकवास की हैं, तो इस पर आप क्या रिएक्ट करेंगी? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जो बात करते हैं वो अपनी जो उनकी राजनीतिक समीकरण जिस तरह से फिट बैठती है वो उसी की बात करते हैं। अगर आप देश के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या नियंत्रण की हम बात करें तो इसमें हम तेरा मेरा या हिंदू मुसलमान हम करेंगे ही नहीं। ये देश की समस्या है, हम सीमित संसाधनों के साथ हैं और हमारे देश की आबादी 140-45 करोड़ के आसपास है।
दुनिया की आबादी 800 बिलियन के आसपास होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये सोचना है कि हमें अपनी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए हम क्या छोड़ रहे हैं, किस तरह का हम एनवायरमेंट बना रहे हैं। ना हमारे पास पीने के लिए साफ पानी रह जा रहा है, ना घर रहने की जमीन है, ना सीमित संसाधनों के साथ हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने आने वाली जनरेशंस को, आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ रहे हैं। अगर इस मसले पर इस तरह के बयान आते हैं कि बच्चे तो अल्लाह की देन है और बच्चों की पैदाइश, अगर हम इस लॉजिक पे जाएं तो अल्लाह, भगवान, ईश्वर, गॉड सब बच्चों को पैदा करता है। हर धर्म में भगवान ऊपर वाला बच्चे देता है। तो फिर तो देश, नीति और समाज या फिर इस तरह की कोई व्यवस्था होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ने खाने पीने का भी वादा किया। इनफैक्ट पत्थर के अंदर जो कीड़ा है उसके भी रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। तो इस हिसाब से तो सबको घरों में बैठना चाहिए, सबका खाना पेट में चला जाएगा कि ना खाना बनाने की जरूरत है। जब आप ये दिखाता है कि आप कहाँ से पढ़कर निकले और किस तरह की मानसिकता आपकी है। ऐसे ही लीडरशिप होने की वजह से मुस्लिम समाज का ये हाल है। बहुत समय से हमारे देश में जनसंख्या को लेकर, कंट्रोल को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम चले गए और उसमें अगर हम आंकड़ों की बात करें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 405 की, तो आंकड़ों में कमी आई है। लेकिन अभी भी मुसलमानों की जो प्रजनन दर है वो औरों के कंपेयर में अभी भी ज्यादा है। अवेयरनेस हम कब तक चलाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारा देश आज भी, जब दुनिया चांद पर मुझे लगता है अंबर ज़ैदी कि हमें केवल अवेयरनेस से ज्यादा अब किसी कानून की जरूरत है और उस पर तो सरकार जो बहुमत में है वही काम कर सकती है। इतने दशकों से अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं और आज भी हमारे देश में ये कैंपेन चलाने पड़ते हैं कि शौच के बाद हाथ धोने चाहिए। तो ऐसे में आपको सही कड़े कदम और कानून बनाने की जरूरत है देश, पूरे देश में। मुझे लगता है ना कि सिर्फ यूपी में, बल्कि मुझे लगता है केंद्र सरकार को ऐसे इस पर एक सख्त कानून लाने की जरूरत है। इसी को लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली हुई है कि केंद्र सरकार को जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक सही और सशक्त कानून बनाने की जरूरत है। ठीक है दानिश, ये मुझे एक बताएं एक बात कि जनसंख्या कंट्रोल मुसलमानों के खिलाफ कैसे हो जाता है? क्यों इस तरीके के बयान आते हैं कि कोई एक समुदाय को ये महसूस हो कि ये केवल उन्हीं के समुदाय के बारे में बात हो रही है, जबकि जनसंख्या पर नियंत्रण ये तो पूरे देश की समस्या है। नहीं तो आप मुझे ये बताइए मीनाक्षी जी कि कल योगी आदित्यनाथ जो बोल रहे थे वो किस धर्म विशेष के बारे में बोल रहे थे? बताइए तो आप। ये भाषा है मुख्यमंत्री की जिस भाषा में वो बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से समझा दूं कि सरकार की जो जिम्मेदारी है, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, उसकी जिम्मेदारी नागरिकों की है। किसी धर्म की रक्षा करने का ठेका वो बाबा के पास नहीं है, ना ही किसी और के पास। उनका जिम्मा है भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है उस पर बात करने की बजाय किसकी जनसंख्या बढ़ रही है, किसकी जनसंख्या बढ़ रही है, मूल निवासी कौन है, मूल निवासी नहीं है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके वो अपनी संवैधानिक गरिमाओं को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वो हंसी और मजाक का पात्र बने हुए। दूसरे नंबर की बात देखिए, मैं आपको बताऊं जनसंख्या का दो उदाहरण मैं आपको बताऊं। अगर श्रीलंका की बात करें तो उसकी आबादी 2-2.5 करोड़ मुश्किल से। क्या हालात है वहां पे देख लीजिए, क्योंकि नाकामी और निकम्मी सरकारें जब बेकार हो जाती हैं तब ये हालात बनते हैं। और दूसरी तरफ देख लीजिए चीन की आबादी दुनिया में 1 नंबर पे है और विश्व की महासत्ता के मुकाबले वो चल रही है। तो हमें हमारे पास जो भी चीजें मौजूद हैं उनका पॉजिटिव इस्तेमाल करके कैसे आगे बढ़ना है उस पर बात होनी चाहिए, बजाय के किसी इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसी भाषा में बात करें जो किसी न किसी नागरिक को आहत करने वाली हो। ठीक है राकेश जी, बात ऐसी करें जो किसी को आहत ना करे। दानिश जी कह रहे हैं कि जब किसी एक खास वर्ग की बात होती है तो वो खास वर्ग तो आहत होगा। देखिए मीनाक्षी जी, किसी भी समस्या का समाधान तब होगा जब समस्या को समस्या माना जाए। मुझे लगता है दानिश कुरैशी जी हो या नाहिद लारी खान हो, अगर ये समस्या को समस्या नहीं मानेंगे तो समस्या का समाधान भी नहीं कर सकते हैं। ये बार बार इस बात का दावा करेंगे कि हम मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, हम उनके हितों के लिए लड़ते हैं, लेकिन वास्तविक में ये चिंता जो जाहिर की है ना, ये चिंता, एक मिनट दानिश कुरैशी, यही जाहिलियत पता चल जाती है। इसी से पता चल जाता है कि प्रारंभिक शिक्षा में आपके दोष है। जैसे ही बोलना शुरू किया वैसे ही तुरंत आपने चुनाव शुरू किया। ये आपकी प्रारंभिक शिक्षा के दोष को अपने पारिवारिक संस्कारों के साथ आप आकर के चैनल पर मत उड़ेला करिए। आपकी प्रारंभिक शिक्षा और पारिवारिक संस्कार, ये 2 बड़े कारण है जिसके कारण आप आकर के समस्या को समझते नहीं है। आप ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। आपकी समझदारी इससे बढ़ेगी और समाज का भी इससे लाभ होगा।
देखिए, जब ये बात अरे कहते हैं आप कि अपनी मुसलमानों के समझदारी भीतर में सबसे इजाफा ज्यादा कर ले, गुर्बत आप है, बात करिए, मुसलमानों के भीतर सबसे ज्यादा शिक्षा है, मुसलमानों के भीतर सबसे ज्यादा बेकारी है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, जब आप ये सब बातें कहते हैं तो इसके रूट कॉज में भी जाना चाहिए कि इसके कारण क्या है, इसके समस्या का जड़ कहां है। और इस समस्या की जड़ निकल करके आती है कि आज मुसलमानों में प्रजनन दर ज्यादा है। ये आंकड़े कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। आंकड़ों को जाकर के पढ़िए, और जब आंकड़ों को पढ़ेंगे, और मैं आज तो नाहिद लारी खान जी से कहूंगा, ये मुस्लिम है और महिला है, कम से कम इनको इस बात को ध्यान रखना चाहिए, ये मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी के लिए है। क्या मुस्लिम महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाएगा क्या? अल्लाह की नेमत है ये कहकर के कोई जाहिलियत भरी बात करेगा और इसको जस्टिफाई किया जाएगा। आप इस बात को समझ लीजिए, बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए नुकसानदेह है। इस बात को लेकर के किसी प्रकार का कोई दूसरा मत नहीं हो सकता है। राकेश जी और दानिश जी, मैं आप दोनों के लिए सुनिए राकेश जी, दानिश जी, नाहिद जी और अंबर जी, मैं आप लोगों के लिए और दर्शकों की भी जानकारी के लिए एक और आंकड़ा आपके सामने रखती हूँ। ये जो बार बार अनुपात की बात हो रही है, ये क्यों उठ रही है, आप ये देखिए। 1981 का एक आंकड़ा मैं आपके सामने रख रही हूं, जब भारत की आबादी 10.52 करोड़ थी। उस वक्त इस आबादी में मुसलमानों का अनुपात 15.9% था और हिंदुओं का अनुपात 83.3% था। अब आइए 1991 में आबादी में मुस्लिम आबादी का अनुपात 15 से बढ़कर 17% पर आ गया और हिंदुओं का अनुपात 83 से घटकर 81% पर आ गया। 2001 में यही अनुपात मुस्लिम आबादी का 18% यानी 17.3 से 18.5% पर हुआ और हिंदू आबादी का अनुपात 80.6% पर। यह आंकड़ा दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। और 2011 जो आखिरी जनसंख्या कैलकुलेशन हुई उसमें 19.3% मुस्लिम आबादी का अनुपात और हिंदुओं की आबादी का अनुपात 79.7, यानी हिंदू आबादी का अनुपात घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या है ये राकेश त्रिपाठी बताएंगे, और मुस्लिम आबादी बढ़ने का अनुपात बढ़ता क्यों जा रहा है इस पर नाहिद जी आप जवाब दें पहले। देखिए मीनाक्षी जी, यही बात तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कही कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का भार केवल एक समुदाय पर नहीं होना चाहिए। की किसी भी भाषा का खंडन करती हूँ बतौर एंकर। राकेश जी आप मेरी बात सुने, ये महत्वपूर्ण है कि ऐसी किसी भी तरीके की भाषा का कमेंट का मैं खंडन करती हूँ जो अस्मिता पर प्रहार करे, मैं इसका खंडन करती हूँ। मैं इसे कतई आगे नहीं बढ़ाना चाहूंगी, इसलिए इस बात को यहीं पर विराम देते हुए नाहिद जी अब अपनी बात रखें। मुस्लिम आबादी का अनुपात बढ़ता गया है और मैंने आंकड़ों की जुबानी साल दर साल की जनसंख्या के हिसाब से आपके सामने रखा। अब तर्क आप इसके पीछे क्या देंगी? आबादी बढ़ रही है, अनुपात बढ़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ, आप भी महिला और मैं भी महिला और एक अन्य महिला यहाँ बैठी हैं, और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग अभी राकेश त्रिपाठी जी ने किया है, ये तो वही पार्टी है जिनके बीजेपी के एमएलए जो है महिलाओं से रेप करते हैं, चाहे इनके एमपी रहे वो महिलाओं से रेप करते हैं, महिलाओं को जो महिलाओं का चीरहरण करती है इनके पार्टी के नेता, और ये लोग तो उन लोगों को संरक्षण देते हैं जो रेपिस्ट हैं, जो गुंडे हैं महिलाओं के साथ। नहीं देखिए, अब नाहिद जी इस बात को हम आगे और ना बढ़ाएं, हम इस बात को आगे इसलिए ना बढ़ाएं नाहिद जी क्योंकि अब फिर मुझे मुलायम सिंह यादव जी का बयान याद आ जाता है कि जब वो कहते हैं गलती हो जाती है, और आप मुझे कह रही हैं कि आप नाहिद जी मैंने इसलिए आपसे कहा कि हम सब सार्वजनिक जीवन में हैं, हम सभी सार्वजनिक जीवन में हैं। नाहिद जी के बयान की निंदा करिए, नाहिद लारी राकेश के लिए जरूरी है। राकेश बयान के बच्चे अल्लाह की नेमत है, ये महिलाओं की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है। राकेश जी अब आप भी शांत हो जाए। नाहिद जी मैं इसलिए कह रही हूँ हम सभी सार्वजनिक जीवन में हैं और हम सभी सार्वजनिक जीवन में हैं, हमें अपनी भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। फिर मुलायम सिंह यादव का बयान भी मुझे याद आ जाएगा। समस्या ये है उत्तर प्रदेश में महिलाओं की इज्जत का छोड़िए ना नाहिद जी, मूल विषय पर अगर आप तर्क देना चाहते हैं, मूल विषय पर आप तर्क दें। ठीक है, दानिश जी को ले लें प्लीज, दानिश जी को ले लें स्क्रीन पर। दानिश जी आप जो मैंने आपके सामने आंकड़े रखे, प्लीज इस मूल विषय पर आप अपना तर्क क्या रखते हैं ये बताएं दर्शकों को। देखिए, मैं तो अब मीनाक्षी जी एक ही बात कहता हूं, देश की समस्या जो है वो देश की समस्या है। उन देश की समस्याओं का निराकरण जो है, जैसा कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने कहा, तमाम पक्ष के लोगों को साथ लेकर करना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि डिक्टेटरशिप से देश में राज चला लेगी और उनकी मर्जी में आएगा वो करेंगे, देखिए हमारा क्या हुआ, CNRC का कानून आपने देखा, लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया, कृषि कानून जो बने, सुनिए मैं आपको
पर मेरा सवाल ये नहीं मेरी था। बात खत्म कर लो मैंने फिर आपके मीनाक्षी जी, आप सामने बात करें। 81 से लेकर 2011 तक का आंकड़ा रख दिया, उसमें मुस्लिमों की आबादी किस अनुपात में बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी किस अनुपात में घट रही है। आपके सामने दोनों आंकड़े रखे, अब आप इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, किसी भी धर्म की आबादी बढ़े या घटे, ये किसी सरकार की जिम्मेदारी या ठेका नहीं है कि किस धर्म की आबादी बढ़ रही है या किस धर्म की आबादी घट रही है। रह गई बात देश के नागरिकों की, तो देश के नागरिकों की सुरक्षा हर तरीके से, चाहे उनका रोजगार हो, व्यापार हो, स्वास्थ्य हो, हर चीज की सुरक्षा मुहैया कराना सरकार का काम है। उस नागरिक के धर्म में झांकने का काम न किसी राज्य सरकार का है न केंद्र सरकार का है। अगर किसी की आबादी बढ़ रही है या किसी के अंदर में आपको लगता है कि लोगों के अंदर में अज्ञानता है, इस कारण ये हो रहा है, तो उनके अंदर जागृति का प्रोग्राम चलाना जाना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि कई दशकों से सरकारें ये कर रही हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। लेकिन जिस तरीके से सांप्रदायिक एंगल हर बच्चे अल्लाह की नेमत है, इससे जागरूकता का प्रोग्राम चलेगा क्या? बच्चे अल्लाह की नेमत है, बिल्कुल, इससे बच्चे जागरूकता भगवान का प्रोग्राम अल्लाह का चलेगा स्वरूप क्या? है। अगर कोई किसी अरे पार्टी का सुनिए सांसद सुनिए, ये बात अरे कहता है, त्रिपाठी तो जी, कंडम करिए ना दानिश कुरैशी। त्रिपाठी जी कहिए सुनिए ना कि सुनिए सबसे सुनिए रहमान सुनिए बच्चे मेरी का बात। कहाँ है? नहीं, अरे सुनिए तो ठीक मेरी है, बात, सुनिए ठीक मेरी है। बात। एक जो एक लोग और लगे बयान बच्चे इकबाल पैदा महमूद करने का में मैं क्या कहना है दर्शकों के आपका? सामने रख दूं, फिर मैं अंबर जैदी आपके पास आ रही हूं। इकबाल महमूद ने क्या कहा है वो आपके सामने रख दें। इस तरीके के बयान देकर मुख्यमंत्री प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुनिए इकबाल महमूद को। योगी आदित्यनाथ जी स्वामी हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, नहीं की है उन्होंने, तो इस तरह की बातें कर कर वो देश का प्रदेश का माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं। उनका इशारा सीधा सीधा मुसलमानों पर है। जनसंख्या सिर्फ मुसलमानों से ही नहीं बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने में सभी लोगों में शामिल है उसमें। अंबर जैदी जी, मैंने आंकड़ों के साथ जब तर्क रखे तब दानिश जी ने ये कहा कि जागरूकता फैलाने की जरूरत है, लेकिन ये जागरूकता फैलाने का काम समाज में करेगा कौन? मीनाक्षी देखिए, जैसे कि हम सब बात करें, जागरूकता का प्रोग्राम तो दशकों से हमारे देश में चल रहा है, लेकिन कितना फर्क पड़ा है वो हमारे सामने आंकड़े हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 की रिपोर्ट सामने है, सारे आंकड़े हम जानते हो, और जो अनुपात में वो डिफरेंस है वो भी हमारे सामने। लेकिन सवाल ये है कि जो योगी जी का कंसर्न है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अभी झारखंड से जो कुछ रिपोर्ट्स आई है वो आपके सामने है, कश्मीर का क्या हाल है वो हमारे सामने है। जब इस तरह की स्थिति है और इस तरह की जो ये डिसबैलेंस क्रिएट होता है और हमारे सामने की ऐसी कंसर्निंग स्टेट है जिससे खौफ पैदा होता है लोगों के दिल में। जब आप ज्यादा संख्या में हो जाती है तो कहते हैं हमारी ही मानी जाएगी। झारखंड के स्कूलों की आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी जिसमें ये मानने से इनकार कर दिया क्योंकि हम जनसंख्या में ज्यादा है तो हम हाथ जोड़कर प्रेयर नहीं करेंगे, आप हमारी प्रेयर कराओ, आपको हमारे ही तरीके से स्कूल चलाने होंगे। तो आप ऐसे में किस तरह से मानेंगे? एक तरफ तो आप बात करते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी होती है सुरक्षा मुहैया कराना, उनके सारे जो भी हमारे देश के नागरिक होते हैं। केवल अंबर जी देखिए, कुछ तस्वीरें मैं दर्शकों को दिखा रही हूँ। ये तस्वीरें आज दर्शकों के देखने के लिए इसलिए आवश्यक है कि इकबाल महमूद ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ एक स्वामी हैं, उन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन तस्वीरें खुद बोलती हैं योगी आदित्यनाथ तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को अपना परिवार समझ रहे हैं। देखिए किस तरीके से बच्चे को गोद में लिया हुआ है उन्होंने, परिवार के बीच में वो कैसे मौजूद है। और नाहिद जी, और अभी भी नाहिद जी बच्चों के भविष्य को ही तो बचाने की लड़ाई मैं और आप हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं, और किसके लिए ये लड़ाई है? मीनाक्षी जी देखिए, मैं तो शुरू से कह रही हूँ जनसंख्या नियंत्रण पे जरूर सबको जो है सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। हम तो कह ही रहे कि सरकार को विपक्ष सहित सभी स्टेक होल्डर्स को बैठाकर विचार विमर्श करना चाहिए और एक प्रॉपर कार्य योजना बनानी चाहिए। लेकिन आप ये समझे कि बीजेपी के लोगों की जबानें तो सभी के पास है, लेकिन बीजेपी के लोगों की जबानें जो लंबी लंबी और लटकी हुई हैं। अब आप ये देखिए कि इन्हीं के बीजेपी और आरएसएस के नेता, तमाम नेता कहते रहे 10-10 बच्चे पैदा करें, और मैं ये बातें कहना नहीं चाहती थी, लेकिन चूंकि राकेश त्रिपाठी जी और बीजेपी की बातें इस तरह की, तो इसलिए मैं ये बोल रही हूं कि खुद योगी आदित्यनाथ वो 7 भाई बहन, और यहाँ बैठी जो प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है नाहिद लारी खान, हम 3 भाई बहन, मेरे परदादा के केवल 2 औलाद। और यहाँ तक आप समझे, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कहना चाहती थी, माननीय मोदी जी भी 6 भाई बहन। अब आप ये समझे कि भारतीय जनता पार्टी किस किस्म की बातें करती है, ये जो मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती। 2014 की अगर बात करें तो देश जो है 56.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा था, लेकिन वो बढ़कर 2022 में 139 लाख करोड़ का कर्ज हो गया
भारत पर, और फिर भारत की पहले थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी इन द वर्ल्ड। नहीं जी, देखिए अब आप ये जो आंकड़े निकाल दिए, फिर मैं आंकड़े निकालने लगूंगी। हम तो जनसंख्या पर चर्चा करने बैठे हैं। 150th पोजीशन पर पहुंच गया है। रुपया जो है डॉलर के मुकाबले आप पहले तय कर ले, आप इकोनॉमी पर चर्चा करना चाह रही हैं या पॉपुलेशन पर चर्चा करना चाह रही हैं? मैं इकोनॉमी के भी आंकड़े निकाल के आपके सामने रख सकती हूँ, मैं इकोनॉमी पे भी आंकड़े निकाल के आपके सामने रख सकती हूँ, लेकिन मैंने आपके सामने मैंने तो देश की जनसंख्या का आंकड़ा रख के आपके सामने सवाल उठाया कि हिंदुओं की आबादी बढ़ने का अनुपात घटा है, मुसलमानों की आबादी बढ़ने का अनुपात बढ़ा है। इसलिए समाज के भीतर भी तो जागरूकता लानी होगी और सरकार को काम तो करना होगा। राकेश त्रिपाठी जी, केवल बात करने से बात नहीं बनेगी, केवल बात करने से कानून नहीं आ जाएगा। कानून लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, अरे राकेश जी क्या जवाब देंगे? भाजपा तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री, सरकार के काम करने के कारण ही जनसंख्या की वृद्धि दर 21.7% से नहीं जी, अब सुने भी, 7% हुई है। अब सुने भी, सरकारी काम कर रही है, नहीं जी, अब सुने भी, केवल बोले नहीं। हाँ राकेश जी, अरे भ्रष्टाचार की गंगोत्री, इनसे क्या सरकारी सुनेगा काम कर रही है और इसी वजह से जनसंख्या की वृद्धि दर आज 21.7% से घटकर के 17.7% हुई है। ऐसा नहीं कि सरकारी काम नहीं कर रही है, लेकिन सरकार को एक ठोस और अब देखिए नाहिद जी, आप फिर मुझे मजबूर कर रही है कि मैं कुछ अलग टिप्पणी कर दूं। मुलायम सिंह यादव खुद कितने भाई हैं मैं गिनती करके बताऊं क्या? इसलिए उतनी बात करनी चाहिए जितनी बात अच्छी लगे। अब राकेश जी, दो सगे भाई हैं। अरे ठीक है, केवल 2 सगे भाई हैं। मुलायम सिंह जी केवल 2 सगे भाई हैं और उनके और माननीय राकेश त्रिपाठी जी, जनसंख्या नियंत्रण पर कानून कब आएगा? या केवल ये केवल चुनावी शिगुफा है, जब जो चुनाव पास आता है ये शिगुफा छोड़ दिया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए आपने देखा कि अनुच्छेद 370 के कानून को हमने हटाने के लिए संकल्प ले रखा था और हमारे संकल्प को हमने पूरा करने का काम किया है। आप निश्चिंत रहिए, इस देश की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए जो भी जन विमर्श के विषय होंगे, जो भी जनता की भलाई के लिए आवश्यक होगा, वो भारतीय जनता पार्टी कानून उसका बनाने से या उस प्रकार की नीतियां बनाने से हम पीछे नहीं हटेंगे। देश ने एक नई शिक्षा नीति देखी है, हम एक नई शिक्षा नीति लेकर के आए हैं। इस देश में बहुत कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। जो परिवर्तन की आवश्यकताएं हैं उसको समयबद्ध तरीके से परिवर्तन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं केवल कठोर कानून ही एक समाधान है, ऐसा नहीं है। इसके लिए जन विमर्श करने की आवश्यकता है। वो सामाजिक संगठनों के साथ भी होगा, राजनीतिक दलों के साथ भी होगा, आध्यात्मिक मजहबी संगठनों के साथ भी होगा, वो शैक्षणिक परिसरों में भी होगा, ये पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने का विषय भी होगा। इसके तमाम अन्यान्य पक्ष हैं, उन अन्यान्य पक्षों पर एक साथ सम्यक रूप से विचार होगा। लेकिन जब शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोग कहेंगे कि बच्चे अल्लाह की नेमत हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये हिम्मत नहीं रखेंगे कि शफीकुर रहमान बर्क के इस बयान की आकर के मजम्मत की जाए, निंदा की जाए कि शफीकुर रहमान बर्क ने जो कहा है वो पूरी तरह से गलत है, ये महिलाओं के विरुद्ध है, ये पूरी कौम के विरुद्ध है, समाज के विरुद्ध है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इतनी हिम्मत नहीं जुटाती है, आकर के यहां पर अर्थव्यवस्था के आंकड़े गिनाएंगी, भ्रष्टाचार के आंकड़े गिनाना शुरू करेंगी, अपराध के आंकड़े गिनाना शुरू करेंगी। आप डिबेट करेंगे अपराध पर तो हिम्मत नहीं होगी, तब पॉपुलेशन पर बात करने लगेंगे। विषयों से डिरेल करना बंद करिए। आंखें मूंदने से अंधेरा नहीं होता है, आंखें मूंद लेने से अंधेरा नहीं होता है। आप कह दीजिए कि पॉपुलेशन समस्या नहीं है तो पॉपुलेशन की समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नाहिद जी, आपको समस्या को समझना पड़ेगा। पहले समस्या को समस्या मानिए, फिर उसके बाद समाधान के लिए आगे बढ़िए। और हम तो कह रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, आज इस चैनल के माध्यम से हम जानना चाहते हैं समाजवादी पार्टी क्या क्या सुझाव देखती है। जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में समाजवादी पार्टी के क्या क्या सुझाव है, ये सुझाव ओपन प्लेटफॉर्म पे दीजिए ना, आप रखिए ना। इंडिया टीवी का इस मुकाबले को पूरा देश देख रहा है, आप दीजिए सुझाव। समाजवादी पार्टी से आमंत्रित कर रहे हैं, आप बताइए सुझाव। समाजवादी पार्टी क्या चाहती है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, क्या क्या सुझाव सरकार को रखने चाहिए, बताइए। अपनी बात रखिए, फिर मैं रानी जी के पास जा रही हूँ। नाहिद जी, सुझाव क्या है आपके? मीनाक्षी जी, बिल्कुल समाजवादी पार्टी जब हमसे पूछा जाएगा हम बिल्कुल सुझाव देंगे। और यहाँ हम बीजेपी के प्रवक्ता को क्यों सुझाव दें? ये सरकार के प्रवक्ता तो है नहीं, ये सरकारी प्रवक्ता तो है नहीं, ये एक पार्टी के प्रवक्ता जनता के सामने रखिए, अपना पर्सपेक्टिव जनता के सामने रखिए, जनता के बीच में रखिए, जनता तय करेगी कि आपके सुझाव किस स्तर के हैं। सरकार के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अरे भाई, राकेश त्रिपाठी को सुझाव मत दीजिए या मीनाक्षी जी को सुझाव मत दीजिए, जनता के सामने। नाहिद जी, आपके पास सुझाव है भी या नहीं? मुकाबला देख रहा है, आप बोल दें। समाजवादी पार्टी, अरे आप पढ़ी लिखी समाजवादी पार्टी की एक प्रवक्ता हैं, आप अपना सुझाव तो दें। वैसे भी देश की मैं योगी जी के जैसे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, केवल एमबीए हूँ। तो थोड़ी सी जो मेरी बुद्धि है उससे मैं बता रही हूँ कि मैं आपके चैनल पर क्यों सुझाव दूंगी। यहाँ आप सरकार में तो है नहीं भाई, जब सरकार
निमंत्रण देगी सरकार, ये बुलाएगी चैनल पर विपक्ष चिल्लाने को, आते सबसे हैं, बड़ी पार्टी चैनल पर उत्तर चिल्ला प्रदेश करके, में केवल है। बोल करके लोगों को अच्छा ठीक है नायक जी, ये आप चैनल मत पर सुझाव दीजिए, देंगे। आप कोई मत रचनात्मक दीजिए, कोई सुझाव बात नहीं नहीं, मैं देंगे। बाकी मेहमानों से चैनल पूछ पर लेती केवल हूँ। चिल्लाना, अंबर चीखना, जैदी, आकर के लोगों को भ्रम में आपके डालना, नजरिए में अफवाहें सरकार फैलाना, को क्या झूठ करना बोलना। चाहिए जनसंख्या की रोकथाम के लिए, नियंत्रण के लिए, इस अनुपात को ठीक करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, मुझे लगता है एक बेहतर कानून बनाने की जरूरत है केंद्र सरकार को, क्योंकि विपक्ष से हम किस तरह की उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि उनके नेता तो बोलते हैं कि अल्लाह की देन है, कोई कहता है कि ये तो अराजकता पहले ही फैली हुई है क्योंकि आपसे सिस्टम चलाया नहीं जा रहा। जो लोग समस्या को समस्या ही नहीं मान रहे, तो आप उनसे किस तरह का समाधान या किस तरह की एडवाइस की उम्मीद करते हैं? फिर उनके प्रवक्ता कहते हैं कि सरकार तो विपक्ष से कोई सवाल या कोई एडवाइस नहीं दे रहा। फिर उनसे कहते हैं कि आप कुछ पेश कीजिए, तो कहते हैं कि जब सरकार बुलाएगी तब हम करेंगे। आप इस देश में, हम जब जिस देश में रहते हैं वहां पर सरकार की नहीं विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है, और हर एक जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम अपने देश में जो बेहतर चीजें करने के लिए हम अपनी तरफ से भी प्रपोज कर सकते हैं, कुछ कदम उठा सकते हैं। तो आप सीधा हर चीज का ठीकरा सरकार पे फोड़ेंगे और आपको कुछ करना है नहीं। आप दूसरी तरफ बोलेंगे कि भैया आप जनसंख्या बढ़ाइए। नेता जो बोलते हैं, हम सबको पता है कि राजनीतिक समीकरण को अपनी बनाए रखने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाए रखने के लिए आप लोगों के बीच में इस तरह की बात करते हैं। तो आप पहले समस्या को एक्सेप्ट कीजिए। दूसरी बात ये कि हम सबकी जिम्मेदारी है उस पे काम करना। आप एक तरफ बोलेंगे कि आप जनसंख्या सरकार आपके अगेंस्ट है, मुसलमानों की जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। अगर देश में इस तरह की जनसंख्या विस्फोट के कगार पर हमारा देश है, अगर खुदा न खास्ता ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो क्या उससे सिर्फ हिंदुओं के ऊपर प्रॉब्लम आएगी या मुसलमानों के ऊपर आएगी? हम एक देश है और हम सब एक साथ रहते हैं, तो इस समस्या को हम सबको एक साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये समस्या है। आप लोग समस्या को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। जब जिम्मेदारी की बात आती है तो आप भटक जाते हैं कि जब बुलाया जाएगा आप नहीं करेंगे। अंबर तो जी, आप मुझे मतलब ये लगता है दानिश कि आप कुरैशी देश जी की समस्या को समझ रहे हैं। नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ना ही देश की सेवा करने के लिए बैठे हैं। आप अपनी ईगो लेकर आप अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए बैठे हैं। ये नहीं, सब लेकिन आपको मुझे समझ में लगता है आता कि दानिश कुरैशी के पास जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा। सरकार के लिए आपके पास जरूर कोई सुझाव होगा दानिश जी कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए ऐसे मौके पर जब भारत में जनसंख्या विस्फोट है और इससे कोई इनकार भी नहीं कर रहा। देखिए, सबसे पहली बात तो जनसंख्या के मामले में पहले तो योगी आदित्यनाथ जी को कल के बयान के लिए माफी मांग लेनी चाहिए। शुरू यहां से करते हैं। दूसरे नंबर की बात, हमारे यहाँ महिलाओं के अंदर में साक्षरता का जो मामला है, जो रेशियो है, जो लेवल है, उसमें इजाफा कैसे हो? क्योंकि देखिए, याद रखिए कि घर और गृहस्थी में सबसे बड़ा रोल या योगदान जो है वो महिलाओं का है। हमारे यहाँ इलिटरेसी का रेट जो है, मतलब आज भी बच्चों की पढ़ाई की बात की जाए तो महिलाओं का ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा है। इस पे काम करने के बजाय या ये नाकामियां, ये विफलता छुपाने के बजाय ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को ये स्वीकार करना चाहिए और महिलाओं में कैसे जागृति आए, ज्ञान आए, व्यवस्था समझ में आए या लिटरेसी रेट बढ़े, क्योंकि लिटरेसी रेट महिलाओं के अंदर में बढ़ेगा। अंबर जैदी, आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए। नहीं, आप सुन लीजिए। आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए। आप बोल रहे थे मैं खामोश था। देखिए, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह आपको जवाब नहीं दूंगा। आप खामोश रहिए, मुझे बोल लेने दीजिए। नहीं मीनाक्षी, ऐसे डिबेट नहीं होगी, ऐसे डिबेट नहीं होगी। नहीं, अंबर जी, मेरे ख्याल दानिश जी अपनी बात कर लें, लेकिन दानिश जी देखिए ना, जब शिक्षा की बात होती है, आप कह रहे हैं कि ड्रॉप आउट से बचाना है, लेकिन जब शिक्षा की बात होती है तब तो हिजाब भी आड़े आ जाता है। ऐसे इश्यूज खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, हिजाब के साथ एजुकेशन दीजिए जिसको चाहिए। तो हिजाब इश्यू क्यों बनना चाहिए एजुकेशन के अंदर? उनके अंदर में एजुकेशन आ जाएगा तो अपने आप हिजाब पहनना या नहीं पहनना। एक एक करके दानिश जी बोल रहे हैं। नहीं, दानिश जी पहले आप तय कर ले कि हिजाब जरूरी है या शिक्षा जरूरी है। आप खुद कह रहे हैं कि ड्रॉप आउट होता है तो शिक्षित करें, शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय हिजाब। मीनाक्षी, मैं उसी पे कह रहा हूं। अंबर जैदी जी से कहिए कि मछली बाजार नहीं है, मेरा टर्न खत्म हो जाए फिर वो बोले, इत्मीनान से मैं सुनूंगा। एक नंबर की बात कि जो लोग दोनों ही बातें करते हैं। एक तरफ आप महिलाओं की शिक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब महिला और पुरुष की समान उम्र की शादी की बात होती है तो आप कहते हैं कि महिलाएं आवारा पड़ जाएंगी। तो अच्छा, आप ही बोल लीजिए, समझ के कि क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, अब दानिश जी जवाब भी दे दीजिए। चलिए, नहीं, अगर ये बीच में नहीं बोलेंगे मीनाक्षी तो ही बोलूंगा, क्योंकि वो महिलाएं, हम उनका सम्मान करते हैं तो उसका दुरुपयोग कर रही है। नहीं, उन्होंने दोनों बातें रखी। उन्होंने कहा कि समान शिक्षा होती है, बराबरी की बात होती है, तो फिर वैल्यूज अलग अलग कैसे हो जाते हैं। खैर चलिए दानिश जी बात पूरी करें।
देखिए, मैंने आपसे मेरे जवाब में यही कहा कि जो लोग हिजाब के साथ शिक्षा लेना चाहती हैं, उन बच्चियों को शिक्षा ले देने चाहिए। उसके बाद वो अपने आप तय करेंगे कि उन्हें हिजाब पहनना है या नहीं पहनना है। आप या मैं ना जबरदस्ती उनका हिजाब उतार सकते हैं, ना पहना सकते हैं। ठीक है, हर नागरिक के पास अपना हक है। दूसरे नंबर की बात, मैं जो कह रहा हूं कि अगर जनसंख्या हमारे देश की समस्या है, बिल्कुल समस्या है, लेकिन इसके लिए जागृति ही एक सबसे उचित और बिल्कुल व्यवस्थित रास्ता है। उसके अलावा अगर कोई ये समझता है, तो देखिए, क्या हमारे यहाँ आईपीसी सीआरपीसी नहीं है, उसके बावजूद भी गुनाह नहीं हो रहे? हमारा टेररिज्म के खिलाफ कानून है क्या? उसके अलावा आतंकवाद नहीं बढ़ रहा? हमारे इतने सारे कानून होने के बावजूद कानून के बजाय लोगों के अंदर में जागरूकता, खास करके महिलाओं के अंदर में अगर जागृति बढ़ेगी, उसके प्रोग्राम अगर सरकार डिजाइन करेगी, लेकिन तो आपने मुझे बिल्कुल लगता है ठीक कहा कि कानून होने के बावजूद भी अपराध तो रुक नहीं जाते। इसका मतलब क्या कि कानून बनाना बंद कर दें? जरूरी नहीं है। जनसंख्या के मामले में आपका कानून कारगर नहीं रहेगा, जागृति ही कारगर रहेगी। मीनाक्षी, मैं आपसे कह दूं, ये आप जागृति ये ही दावे कारगर के साथ रहेगी। कैसे अगर कह सकते जागृति हैं? नहीं, क्योंकि 1980 के दशक में जब चीन ने जनसंख्या नियंत्रण का कानून लागू किया, उसका असर भी चीन में दिखाई दिया। तो भारत में अगर कानून लागू किया जाएगा, आपको क्यों लगता है उसका असर नहीं दिखाई देगा? देखिए, चीन की और भारत की कंपेयर आप कर रही हैं, तो आप मुझे बताइए कि चीन इतनी बड़ी आबादी के साथ में दुनिया की विश्व महासत्ताओं में उसका नाम है, तो हम क्यों नहीं उसका इस्तेमाल कर पा रहे? अगर पॉपुलेशन का ही आधार बताया जाए तो मीनाक्षी, तो दिक्कत यह है कि ये हमारी सरकारें जो है दोनों केंद्र की और उत्तर प्रदेश राज्य की दोनों नाकाम है। ये उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर, हाँ, फिर से बताएं। मैं समझाता हूं। देखिए, आप कह रहे हैं 1980 के अंदर में चीन के अंदर में कानून लाया गया, ठीक है। उसके बावजूद भी विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद उस जनसंख्या का इस्तेमाल करते हुए चीन की सरकार ने अपने आप को विश्व पटल पर स्टैब्लिश किया और विश्व महासत्ताओं में एक अपना रसूख बनाया। हम उस पॉपुलेशन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मोदी सरकार नाकाम है, योगी सरकार नाकाम है। हम यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसीज बना रहे हैं और उस पर बना रहे हैं जो कारगर होने वाले नहीं है। सवाल यही है कि अगर हम महिलाओं के अंदर में जागृति का प्रोग्राम नहीं चलाएंगे और कानून लेकर आ जाएंगे, सुनिए मैं इस पॉइंट को जरा क्लियर कर लूं। चीन ने अपनी जनसंख्या नियंत्रण की और उस नियंत्रण करने के साथ साथ उसने तरक्की की। और हमें यह नहीं भूलना होगा कि चीन के पास भारत के लैंड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा। अच्छा, चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं उसके बाद इस विषय पर लौटूंगी। शिवसेना ने एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने का फैसला किया है। यह बात आज शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बताई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है द्रौपदी मुर्मू एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। शिवसेना सांसदों के दबाव में क्या उद्धव ठाकरे झुक गए हैं? क्या सांसदों के द्वारा कोई बगावत ना कर दी जाए? वैसे ही विधायकों की बगावत से उद्धव ठाकरे गुट जूझ रहा है। तो क्या इसीलिए द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार को शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से भी समर्थन दिया जाएगा? इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ जगनमोहन रेड्डी का समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिल चुका है और वहीं दूसरी तरफ अब महाराष्ट्र से भी एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को समर्थन उद्धव ठाकरे का तय हो गया है। यानी जितने सांसद हैं उद्धव ठाकरे के, शिवसेना के, वो अब द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे। इस पूरे मामले पर उन्होंने अपनी राय व्यक्त करते हुए क्या कहा। लेकिन एक बार फिर से हम अपने मूल विषय पर लौटते हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा हो रही है। राकेश त्रिपाठी जी, अब देखिए, चीन का जब एग्जाम्पल दिया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, जनसंख्या तो उनकी भी बहुत थी, उन्होंने अपनी जनसंख्या का इस्तेमाल किया। हमारी देश की सरकार और यहाँ की व्यवस्था इस जनसंख्या का इस्तेमाल करना नहीं जानती, इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहा देश। और कानून लाने से कुछ नहीं होगा, इसे भी मैं ऐड कर दूं, कानून लाने से कुछ नहीं होगा, ये दानिश जी का कहना है। नहीं, बहुत कुछ होगा, कानून लाने से बहुत कुछ होगा। लेकिन दानिश जी की ये बात सही है पार्शियली कि कानून के साथ साथ में जागरूकता भी लानी होगी। लेकिन मैं फिर बार बार वही सवाल पूछ रहा हूं, जागरूकता क्या आएगी इस बात के कहने से? शफीकुर रहमान बर्क ने जो कहा कि बच्चे अल्लाह की निमत हैं, बच्चे अल्लाह की वजह से इस दुनिया में आते हैं, अगर इन बातों का आप जैसे लोग विरोध नहीं करेंगे। दानिश कुरैशी ने इस पूरी डिबेट में एक बार भी नहीं कहा कि शफीकुर रहमान बर्क का यह बयान जाहिलियत भरा है, यह बयान दकियानूसी है, इस बयान की हम निंदा करते हैं, हम इसकी मुखालफत करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। एक बार नहीं कहा। नाहिद लारी खान ने एक बार नहीं कहा। और जब तक आप ये बात नहीं कहेंगे तब तक कैसे जागरूकता आएगी? शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोग जाहिलियत भर की बातें करेंगे, दकियानूसी बातें करेंगे, तो कैसे जागरूकता आएगी?
मैं इसीलिए कह रहा हूं जागरूकता लाने के लिए सामाजिक संगठनों को भी आगे आना होगा, राजनीतिक दलों को भी आगे आना होगा, शैक्षणिक परिसरों में भी इस बात को लेकर के डिबेट करनी होगी, टीवी चैनल पर भी इस बात की डिबेट होनी होगी, और टीवी चैनल पर जो आज डिबेट हो रही है वो इसी बात का हिस्सा है। आज टीवी के आपके इस डिबेट को देख करके जो करोड़ों लोग देख रहे हैं उनके भीतर एक मत बनता है, लेकिन दानिश कुरैशी अगर इस बात को आकर के कहें कि शफीकुर रहमान बर्क ने गलत कहा है, नहीं कहना चाहिए, तो मुझे लगता है लोगों का मत बनता है। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है आप उसका खंडन करें। योगी आदित्यनाथ जिस अनुपात की बात करते हैं, संतुलन की बात करते हैं, उसका खंडन करें। समस्या को सही रूप में बताया है। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ने तो बिल्कुल सही रूप में समस्या को बताया। आपने सारे आंकड़े मीनाक्षी जी स्वयं बता दिए कि किस प्रकार से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, किस प्रकार से हिंदू आबादी घट रही है। एक एक करके अब त्रिपाठी जी बोलिए, फिर दानिश जी बोलिएगा। अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है। नहीं, देखिए आप मीनाक्षी जी आपने स्वयं आंकड़े रखी हैं, आपके सारे आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर जो है वो ज्यादा है मुस्लिम हिंदू महिलाओं की तुलना में। ऐसी स्थिति में मुस्लिम कौम के लिए नुकसानदेह है। इस बात को न जाने क्यों दानिश कुरैशी जैसे लोगों को समझने नहीं देना चाहते हैं, आकर के केवल व्यर्थ वितंडावाद खड़ा करना चाहते हैं, चीखना चिल्लाना, कोई सकारात्मक सुझाव नहीं। नाहिद लारी खान को बार बार इन्वाइट किया गया कि आप जनता के बीच में सुझाव रखिए, लेकिन वो कोई सुझाव नहीं रखेंगे, दानिश कुरैशी को सुझाव नहीं रखेंगे, केवल आकर के लोगों को कंफ्यूज करना, मन में डालना, इल्यूजन में डालना, केवल यही काम रह गया है। आप इससे परे होकर के सच को सच कहने की हिम्मत रखिए, सच स्वीकार करिए कि हाँ मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी हो रही है और मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी से मुस्लिम कौम का नाहिद जी, मैं जागरूकता की बात चलिए कर लेती हूँ, क्योंकि कानून कब तक आता है, कौन लेकर आता है और उस पर कितने विपक्षी दलों का समर्थन मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं AIMIM का इसमें कोई बहुत ज्यादा समर्थन मिलने वाला है। दानिश जी का मानना यह है कि कानून से कुछ होगा नहीं। नाहिद जी, फिर जागरूकता लाने का काम कौन करेगा? हिंदू समाज में तो वो जागरूकता आई और ये अनुपात कह रहा है, मैंने अनुपात आपके सामने रख दिया, जो कि लगातार हिंदुओं की आबादी का घटा है, लेकिन मुस्लिमों की आबादी का अनुपात बढ़ रहा है, यानी जागरूकता की कमी है ना एक समाज में। मीनाक्षी जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जागरूकता होनी चाहिए है और लिटरेसी रेट भी बढ़ाना चाहिए, ये सब काम होने चाहिए। लेकिन जहां बात अभी कानून लाने की जा रही थी और राकेश जी बड़ी बड़ी बातें कानून को लेकर कर रहे थे, तो इन्होंने तो नोटबंदी के लिए जब लेकर आए थे अचानक रात को, तो कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा। खत्म ऐसे हुआ कि बीजेपी के खुद के सदस्य जो है आतंकवादी हो, चाहे वो उदयपुर वाले हो, चाहे जम्मू में जो लश्कर में से में पकड़ा गया आतंकवादी, वो बीजेपी का सदस्य। काला कृषि कानून ये लेकर आए। नाहिद जी, मैं जो सवाल आपसे पूछ रही हूँ कभी आप सीधा उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कानून इनको वापस लेना पड़ा। माननीय अखिलेश यादव जी ने, देखिए आप मीनाक्षी जी, राकेश जी बोलते हैं, अंबर जी बोलते हैं, आप पूरा समय देते हैं। नहीं, मैं आपको भी पूरा समय दे रही हूँ, लेकिन नाहिद जी मैंने जो सवाल पूछा वो तो जवाब देंगी ना। मैंने आपसे पूछा कि जागरूकता की कमी अगर मुस्लिम समाज में है तो वो आंकड़े बता रहे हैं। मुस्लिम समाज में जागरूकता कौन लेकर आएगा? आप चली जाती कभी आतंकवाद पर, बता रही हूँ, मुस्लिम समाज में जागरूकता कौन लेकर आएगा? नाहिद जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। शफीकुर रहमान बर्क ला मेरा बहुत सीधा जवाब आपको दे रही हूँ। दरअसल आप चाहते हैं कि आप अपने शब्द जो मेरे मुंह में डाल दें, वो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, मैंने गलत पूछ लिया, मैंने गलत पूछ लिया। मुस्लिम समाज में जागरूकता आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? बोलने नहीं देना चाहती है तो फिर आप क्यों बुलाती है डिबेट? अरे नाहिद जी, मैंने सवाल आपसे पूछा, मुस्लिम समाज में जागरूकता कैसे आएगी? आप मुझे कभी आतंकवाद बताती है, कभी इकोनॉमी बताती है, कभी कुछ आंकड़े रख देती है। आप मुझे बताएं ना, मुस्लिम समाज में जागरूकता कैसे आएगी? समय आपका, मैं आखिरी रिएक्शन आपका लेके इस डिबेट को खत्म करूंगी। टोका राकेश जी को, कानून ये किस मुंह से कानून लाने की बात कर रहे? काला कृषि कानून लाए, वो इनको वापस करना पड़ा। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो रथ यात्रा रात्रि जागरण किया 16 नवंबर को, लाखों लाख जनसंख्या की तादाद में लोग सड़कों पर आए, थर्रा कर घबरा कर भाजपा सरकार ने काला कृषि कानून वापस लेकर ले आया। अब अग्निवीर और अग्निपथ योजना ले आए हैं, अब उसको भी वापस लेने की बात कर रहे हैं। तो यही वो सरकार है जो सरकार चला रही है, देश और प्रदेश नहीं चला रही है भाजपा, ये केवल सरकारी चलाने का काम कर रही है। देश प्रदेश में तो आपत्ति है। बहुत शुक्रिया राकेश त्रिपाठी जी, नाहिद लारी खान जी, दानिश जी, अंबर जैदी जी। मैं बार बार ये पूछती रह गई कि मुसलमानों में जागरूकता लाने का काम कैसे किया जा सकता है, लेकिन कभी अग्निवीर, कभी कृषि कानून, कभी आतंकवाद, कभी इकोनॉमी, इसी पर चर्चा में अटके रह गई समाजवादी पार्टी। क्यों? एक स्पष्ट से सवाल का स्पष्ट सा जवाब मुझे नहीं मिल पाया। नाहिद जी, आप भी जरा सोचिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शरीक होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।